ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अंतरिम बजट की। यूपीए पार्ट 2 ने अपना अंतरिम बजट पेश किया, उससे आखिर कितना नफा नुकसान हुआ है लोगों की उम्मीदों के मुताबिक कितना लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा ये अंतरिम बजट, इस पर हम चर्चा अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। चार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चार साहब, बीते कुछ दिन पहले अभी पेट्रोलियम मंत्री ने साफ तौर से कहा था कि 1 अप्रैल से गैस की कीमतों पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं है, यानी कि सरकार के बस में नहीं है। एक बड़ा झटका महंगाई के लिहाज से लोगों पर, देश की आम जनता पर इसे माना जा रहा था, जिस तरह से पेट्रोलियम मंत्री ने अपनी बात रखी। उसके बाद अब ये अंतरिम बजट भी पेश हुआ है। क्या लग रहा है, महंगाई से जो झटका लगा था उस झटके पर कुछ मरहम इस बजट ने लगाया है? क्योंकि अगर चुनावी बजट है तो जाहिर सी बात है लोगों को यह महसूस भी कराना पड़ेगा कि उन्हें कुछ राहत मिली है। नहीं, देखिए कि जहाँ तक महंगाई की बात है, मेरे ख्याल में कोई राहत नहीं दी है। और आपको पता है कि गैस की प्राइसेस तो दुगुनी होने जा रही हैं आने वाले उसमें। और जो ही इलेक्शन खत्म होगा तो लगभग 5-6 रुपये इन वन गो ये डीजल प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो डीजल, ये पेट्रोकेमिकल, जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको सरकार डी कंट्रोल करने के मोड में है जी। तो ये डी कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब जो इन्होंने एक तरफ तो ये डी कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस बजट में बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि इसमें सब्सिडी बहुत ज्यादा इन्होंने दी है। इस बजट में इन्होंने सब्सिडीज हैं लगभग 2.5 ट्रिलियन रुपीज की सब्सिडीज हैं इसमें, जिसमें से जो हम बात कर रहे थे 1.5 ट्रिलियन रुपीज की तो सब्सिडी केवल फूड पे है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी बिल आया है जी, एक्ट जो पास किया है, इसमें ये सब्सिडी है। अब नाउ इसमें बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि जैसे आप गैस की तो कीमत जो है वो बैंक अकाउंट में कंज्यूमर के में भेज देंगे बेनिफिशरीज के, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, क्या ये प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आदमी के पास जो बहुत गरीब है, बीपीएल है, उसका बैंक में अकाउंट होना ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि अब मैं जब एक बड़ा लिखे आदमी बैंक अकाउंट खुलवाने जाता है तो उसका पूरा दिन मेरे ख्याल में 6-7 घंटे बैंक अकाउंट खुलवाने में लग जाते हैं, कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं, पूरे लग जाते हैं। और इसमें फिर ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी वो हम डायरेक्ट भेजेंगे, इसके बाद आने वाले जो डीजल सब्सिडी है वो भी हम डायरेक्ट अकाउंट में भेजेंगे। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, एक्चुअली आप डेवलप्ड कंट्रीज के पैटर्न पर कुछ बातें कर रहे हैं जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब तो यहाँ तो अब भी जो है मेरे ख्याल 35% के आसपास लिटरेसी है, 37% लोग एसेटलेस हैं, इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है, सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है, राइट रूट का पता नहीं है, इसलिए यहाँ ये बातें पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां तक आपने बताया कि महंगाई का कोई भी रिलीफ नहीं मिला है, ये जो इन्होंने बात, हालांकि पी चिदम्बरम का दावा था कि महंगाई दर में कमी आई है। नहीं, देखिए ये फिर मैंने आपको बताया कि ये सारा आंकड़ों का खेल है। आप बास्केट में क्या रखते हैं ये तो सरकार की मर्जी है ना। क्या बास्केट में नमक है, क्या बास्केट में माचिस है, क्या बास्केट में सब्जी है, तो ये तो आपने देखना है बास्केट में आप क्या रखते हैं। इफ यू पुट इन योर बास्केट 25 आर्टिकल्स विच आर नॉट कंज्यूम्ड बाय ए कॉमन मैन, तो उसका प्राइस क्या है क्या नहीं, उससे क्या लेना देना है। आप एक कॉमन आदमी जिन चीजों का उपभोग करता है, जो डेली कंजम्पशन करता है, क्या वो बास्केट में चीजें उनका निकालिए ना आप, जिसको आप सीपीआई कहते तो हम मानेंगे डाउन आई है। अब ये डाउन आई है, क्यों आई है, ये बताइए ना जरा। सब्जी के रेट तो वही हैं, बल्कि आप ये कहेंगे पिछले हफ्ते में रेट, आप रोहतक में आप लगा लीजिए गाजर जो कि एक आम आदमी खाता है, जो भी आम आदमी, इसका जो है 20 रुपए किलो का रेट है। तो आप कहां से डाउन आ गई है, को बताएं तो सर ये क्या डाउन आया है। ये नहीं बताते हैं, ये परसेंटेज में बात करते हैं। 9 से 6% आ गई है, 9 से 4% आ गई है, किसका आ गया है, नेम दी आर्टिकल्स कि इनकी कीमत डाउन आ गई है। अब जैसे बजट में आप क्या है, आपकी कार सस्ती है, फ्रिज सस्ते हैं, टीवी सस्ते हैं, एलसीडी सस्ते हैं, सारे सस्ते हैं। क्या माचिस सस्ती है, क्या केरोसिन सस्ता है, आम आदमी का नहीं जवाब, आटा सस्ता है, क्या नमक सस्ता है, क्या कहीं बजट में लिखे है ये। अब बजट इन चीजों पर साइलेंट रहता है, जबकि ज्यादातर लोग जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बास्केट में इन चीजों की क्या वैल्यू है, ये कितना सब कंज्यूम करते हैं, तो ये बात इसमें नहीं बताया गया है। सबसे मोटी बात क्या बताई गई है कि क्या एक आम आदमी टैक्स देता है उसमें कमी की है, क्या एक्साइज में कमी करी है, क्या वैट में कमी करी है, क्या जीएसटी जो आप लागू करने उसमें कमी करी है, क्या सेल टैक्स में कमी करी है, ये तो कहीं भी नहीं बताया आपने। तो ये जब तक आप कम नहीं करेंगे तो महंगाई कैसे कम हो जाएगी, महंगाई तो बढ़ेगी। ये राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य जो रखा गया है और साथ ही साथ राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, ये जो दावा है ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मैंने तो आपको पहले बताया कि देखिए आपका जो टोटली जो बजट का जो अमाउंट आपने दिया है,
ये प्लान एक्सपेंडिचर है 5.5 ट्रिलियन रुपीज, नॉन प्लान अबाउट 13 ट्रिलियन रुपीज। इसमें आपकी जो है आपके पास कर्जा है वो लगाओ 4 ट्रिलियन रुपीज, और इसके ऊपर आपका जो बोरोइंग है वो 6 ट्रिलियन रुपीज, और सब्सिडी जो आप दे रहे हो बड़ी जबरदस्त है, लगभग 2.5 ट्रिलियन आप रुपीज की आप सब्सिडी दे रहे हो। तो आपका इतना भारी जो खर्चा है, apart from the non-plan expenditure, which is more than double of the plan expenditure, how to bring down the fiscal deficit, it is beyond the understanding even of an educated person. And even economists have, now they are decoding the budget speech of the finance minister, and they are totally confused how to bring the fiscal down with such sort of statics which are unnecessary burden on the Indian exchequer. So how to bring the fiscal down, so it is beyond the understanding of a common man. बिल्कुल। अगर चुनावों के लिहाज से बात करें तो क्या महंगाई से त्रस्त जनता जो इस बजट से कुछ उम्मीद लगा करके बैठी थी, अब क्या कांग्रेस के प्रति उसके दिल में नरमी आएगी अगर राजनीतिक एंगल से भी इस बजट को देख लिया जाए? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया, देखिए आम प्रॉब्लम क्या है कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स इन्होंने छेड़ा नहीं। बिल्कुल, ये तो आजकल हर एक आदमी को टैक्स लग रहा है, क्लास 3 एम्प्लॉय को भी टैक्स लग रहा है, वहां कोई रियायत नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मान लिया हम सोच लें सैलरीड क्लास को छोड़े जो बहुत कम है, ये ज्यादा हरियाणा में बहुत कम है, लगभग सारे लोग जो है वो बहुत कम है, 5-7 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। इंडिया पर हम चले जाते 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। तो बाकी जो आप ये लगा भी लो ये नहीं है, तो आम आदमी को बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले 10 साल से इस बजट में आम आदमी का इन्होंने जिक्र कहीं नहीं करा। इस इंटरिम बजट को छोड़ के आप जितने भी 2005 से 2013 तक बजट उठाएंगे, सारा फोकस रहता आम आदमी बजट, आम आदमी बजट, इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो आम आदमी को इसलिए फायदा नहीं होगा कि आम आदमी को उन्होंने क्या दिया ये बताए दूसरी। आम आदमी की बजट स्पीच सारी डिकोड करके देख लीजिए जो कि इन्होंने छोड़ रखी है, उसमें कहीं इन्होंने आम आदमी का जिक्र नहीं किया। इन्होंने कहा इतनी रूरल हमने सड़कें, क्या नाम, देहात में सड़कें बनाई है, इतने हम देहात में मकान बना रहे हैं। दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात ही क्या है कि यहाँ पर इंडिया में अब भी 72% लोग गांव में रहते हैं, रूरल बजट नहीं है। इंडिया ऐसा देश है डिस्ट्रिक्ट बजट नहीं है, पहला देश है, अद्भुत देश है। जब तक इस स्तर पर आपका बजट नहीं है तो आम आदमी तक बजट कैसे पहुंचेगा? आम आदमी देखिए, आम आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने काफी देर बात करी कि हम आम आदमी का जो गरीब किसान है, गरीब के जो मजदूर है या जो झुग्गी झुपड़ी वाले लोग हैं इनका बीमा करेंगे, उसका इसमें जिक्र नहीं है कोई जिक्र, कोई जिक्र नहीं है। आपने बात करी कि हम जो है इन आदमियों को कोई ना कोई, ये फूड सिक्योरिटी बिल की बात करी, बिल्कुल फूड सिक्योरिटी का आपने कोई प्लान नहीं बनाया है कि कैसे पहुंचेगा लोगों तक, उसकी आपने बात नहीं करी। एक एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी। आप कह रहे हैं अगले 10 साल में 10 करोड़ नौकरियां देंगे, व्हाट अबाउट 14? आप तो इंटरिम बजट जुलाई तक दे रहे हैं, आपने उसका कोई जिक्र नहीं करा। आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई जिक्र नहीं करा, आपने अर्बन लैंड सीलिंग का जिक्र नहीं करा, आपने उस आदमी का बिल्कुल जिक्र नहीं करा। जबकि शहर में कोई भी छोटा छोटा ट्रेडर है उसका पूरा जो इंश्योरेंस कवर होता है, ये आपने वहां कोई कवर नहीं किया, क्रॉप इंश्योरेंस आपने नहीं किया। तो आम आदमी तो आप बताइए ना, आम आदमी तो वही रहता है, या तो खेती करता है, खेती पे निर्भर करता है। फैक्ट्री वर्कर का आपने जिक्र नहीं किया कि फैक्ट्री वर्कर की जो हरियाणा में जिक्र करा उसकी कोई मजदूरी आपने बढ़ाने का कोई जिक्र किया है? नॉट एट ऑल। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि 65% लोग जिसमें काम करते हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल चार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। निश्चित रूप से उम्मीदें कई सारी थी और तमाम उम्मीदें टूटी भी। यहाँ पर छूट और तोहफे देने की कोशिश जरूर की गई इस बजट में, लेकिन तमाम ऐसे पहलू थे जो छुए भी नहीं गए, जिसका मलाल लोगों में जरूर होगा। आज का सवाल लेंगे नजरिया में। आज का सवाल है नजरिया में, क्या अंतरिम बजट यूपीए की चुनावी रिश्वत है? आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं www.khabarfast.com पे। तो उम्मीदें तो बहुत सारी थी कि अंतरिम बजट भी सही, यूपीए पार्ट 2 का अंतरिम बजट था, लेकिन इस दौरान आम आदमी के लिए कुछ निकल करके सामने आ पाएगा। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कुछ कम की गई है, भले ही राहत उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने तैयारी की थी कि छोटी कारें लेंगे, एसयूवी लेंगे और साथ ही साथ बाइक खरीदने वाले हैं,
टीवी फ्रिज खरीदने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रसोई का सामान खरीदने जब देश की जनता निकलेगी, घर की महिलाएं निकलेंगी, तो आखिर उन्हें कितना फायदा मिलेगा? कहीं ना कहीं निराशा ही इस बजट में उन्हें हाथ लगी है। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।